10 क्वेश्चन हो गए थे। अब आते हैं 11वें क्वेश्चन पे। जब शिक्षक को विद्यार्थियों में उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, पहला ऑप्शन है, निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन, का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। तीसरा, किसी भी रूप से प्रभावित नहीं होते। चौथा, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। तो देखिए, इसमें निगेटिव जो ऑप्शन होगा उसको हम हटाते जाएंगे। निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, ये तो निगेटिव है, ये बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा है, का उत्साह भंग हो जाता है, दबाव में आ जाते हैं, भी बिल्कुल नहीं है। तीसरा, किसी भी रूप से प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी रूप से प्रभावित नहीं, तो आपको लगेगा कि ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन नहीं। किसी भी रूप से प्रभावित नहीं होने करने का, जैसे मान लीजिए गांधी जी के बारे में बताया गया, उस सब्जेक्ट उस दिन गांधी जी के बारे में बताया गया, तो गांधी जी के बारे में देखकर बच्चे प्रभावित होंगे कि वो सत्य बोलते थे, अहिंसा अहिंसा उनका परम धर्म था, तो ये सब देख के वो प्रभावित तो होंगे ही, ऐसा थोड़ी है नहीं प्रभावित होंगे। तो ये चौथा ऑप्शन जो आपका है, वो सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसा ये एक्सप्लेनेशन किया है। तो देखिए, ये दिया है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों में उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तथा विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। वर्तमान काल में यही सब दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के लिए चलते हैं। 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन कहाँ है? 12वां क्वेश्चन, ठीक है। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? तो ऑप्शन देखिए, पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उसे पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। दूसरा ऑप्शन, पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। तो इसमें बोले हैं कि सबसे पहले आप इसमें जो गलत ऑप्शन है, आपको लग रहा है निगेटिव, उसको पहले हटा लीजिए। तो पहला है, प्रोत्साहन सक्षम बनाने के लिए वो प्रोत्साहित करने ही है, प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। तो पहला ऑप्शन देखिए, पाठ्यपुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्न, एक ही प्रकार के बस प्रश्न पढ़ाएंगे आप, ये गलत बात है। दी गई सूचनाओं को यहाँ कंठस्थीकरण जहाँ दिखे तुरंत काट दीजिए। फिर तीसरा ऑप्शन है, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बच्चों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, ये सक्रिय बच्चे हो रहे हैं, यानी कि अभी पीछे पढ़े हैं, फ्रावेल महोदय ने बताया था कि बच्चे करके सीखते हैं। ठीक है, तो ये सही है, बिल्कुल पॉजिटिव दे रहा है और ये एकदम लग रहा है कि सही होगा। लेकिन चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखे। केवल समाधान लिखने से, केवल मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, सॉल्यूशन केवल दे दे टीचर तो उसे सीख लेगा बच्चा, बिल्कुल गलत बात है। तो ये सी ऑप्शन यहाँ का सही हो जाएगा। देखिए कैसे है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम चाहती है तो बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने में बहुविकल्पों को देने के प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए कि बच्चे स्वयं सक्रिय अन्वेषक एवं समस्या समाधान करते होते हैं। ठीक है, तो यहीं से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला चलते हैं 13वां क्वेश्चन पे। 13वां क्वेश्चन क्या है? 13वां क्वेश्चन है, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण? मतलब विद्यार्थी उसमें भाग लेता हो। ठीक, तो पहला ऑप्शन है आपका निगमनात्मक विधि, दूसरा है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, तीसरा है परंपरागत विधि, चौथा है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। क्या होगा? देखिए इसका ये होगा, इसका सिंपल सी बात है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। इसका जब विश्लेषण करेंगे, मतलब इसको खोल के देखेंगे, तो अधिगम करता है यानी कि जो सीख रहा है, अधिगम करता है जो सीख रहा है, यानी कि कौन? छात्र या विद्यार्थी। तो जो सीख रहा है उसको केंद्र मान के, तो जब वो उसको केंद्र माना जाएगा तो उसमें वो शामिल हो जाएगा, स्व पहल होगी उसकी, विद्यार्थी की। तो यही एक ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या है। वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल होते हैं उसे अधिगम करता है, यही सेम चीज़ दिया हुआ है। 13वां क्वेश्चन हो गया। चलिए 14वां पे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। ठीक, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसका आंसर मतलब ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, दूसरा ऑप्शन अनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, तीसरा ऑप्शन अनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, चौथा ऑप्शन संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। तो यहाँ से जो आंसर सही आता है वो आता है संज्ञान और संवेग अलग नहीं है,
ये देखिए हतोत्साहित महसूस कर रहा है जब अच्छा नंबर कम कम नंबर आ रहा है उसका। तो जैसे इसका ये अर्थ हम बता रहे हैं, संज्ञान और संवेग अलग नहीं है, बिल्कुल समान है। इसे मान लीजिए संवेग मतलब इमोशन होता है, और मान लीजिए बच्चे का स्कूल में है घर में उसकी माता जी का तबीयत खराब है, ठीक है, तो दिमाग उधर चला जाएगा उसका। संज्ञान क्या है? संज्ञान मतलब क्या होता है? बुद्धि होती है, मानसिक बुद्धि होती है, तो उसकी बुद्धि जो है वहीं पे रुक जाएगी। माता जी का तबीयत खराब होगा या कैसे होगा, तो एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं? एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कैसे समझाया है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वो महसूस करते हैं कि पर्याप्त अच्छा नहीं है, ये है। यह उक्ति इस सिद्धांत को प्रसिद्ध करती है कि संज्ञान अलग नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें जो दी हुई हैं, जो हम बताए हैं। अगला देखिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 15वां क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? तो सब जानते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तो अपने माता पिता से ही सब कुछ चीज़ें सीखता है। समाज में तो जाता नहीं है तुरंत, सब हाव भाव जो भी है सब चीज़ समाज में कैसे क्या रहना है, उठना बैठना है, सब परिवार से ही सीखता है। तो सिंपल से क्वेश्चन है, सबको जानता होगा। 16वां क्वेश्चन ये है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16वां। जीन पियाजे का के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। देखिए ये जो है जीन पियाजे जो कहे हैं ये तो एक वैज्ञानिक है, अब जो कहेंगे वही होगा, इसमें अपना बुद्धि तर्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्होंने जो बोला वो जो कहेंगे सेम वही स्टेटमेंट होगा। तो इन्होंने ये बोला है कि बच्चों की सोच जो है गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, इन्होंने ये कहा है। तो ये याद रखिएगा, जीन पियाजे ने ये बात बोली है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, ठीक है। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख सिद्धांत है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, ठीक है। 17वां क्वेश्चन चलते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है कि जेंडर है। जेंडर क्या है? एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है। तो ये एक सामाजिक संरचना है, ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। देखते हैं इसका कैसे। जेंडर या लैंगिकता एक सामाजिक संरचना है। समाज की संरचना पुरुष और स्त्रियों से मिलकर होती है। परस्पर क्रिया और प्रतिक्रिया करके सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। समाज की परंपरा के अनुसार प्रत्येक स्त्री पुरुष ये भी है जो भी ये सब, तो एक सामाजिक संरचना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन कहाँ है? 18वां क्वेश्चन, हाँ 18वां क्वेश्चन नीचे यहीं पे दिया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? विकास के व्यापक आयाम पूछा है, ठीक है। तो विकास के व्यापक आयाम, ये क्वेश्चन का ये ऑप्शन ये है। संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन शारीरिक, व्यक्तिक, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। तीसरा ऑप्शन है सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तिक, स्व। चौथा ऑप्शन है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो यहाँ से आप आंसर देंगे, तो यहाँ से देखेंगे आपकी चौथा ऑप्शन जो है, फोर्थ ऑप्शन, ये बिल्कुल सही है, इस पर फिट बैठ रहा है। जैसे देखिए विकास का जो ये शारीरिक रूप से होता है, शारीरिक रूप से, ये संज्ञानात्मक यहाँ पे लिखा हुआ है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? विकास के व्यापक आयाम, ये ध्यान देखिएगा, विकास के व्यापक आयाम की सही पहचान करता है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में है संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व। दूसरा ऑप्शन है शारीरिक, व्यक्तिक, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। तीसरा ऑप्शन है सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तिक, स्व। चौथा ऑप्शन है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, ठीक है। तो इसका आंसर जो है क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। देखिए जो विकास जो होता है वो शारीरिक रूप से होता है, शारीरिक रूप से। संज्ञानात्मक जो दिया हुआ है उसको मानसिक रूप भी बोलते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, फिर सामाजिक रूप से होता है, सामाजिक रूप से भी होता है, और फिर नैतिक रूप से होता है, नैतिक रूप से होता है, फिर संवेगात्मक रूप से उसका विकास होता है। तो ये चौथा ऑप्शन जो है, नैतिक यहाँ पे नहीं दिया है, अगर नैतिक भी दिया रहे तो और 4 ऑप्शन दिया रहे, जैसे जिस हिसाब से पूछ ले, ठीक है। तो इसका आप देखते हैं कैसे, ये वही दिया हुआ है, शारीरिक विकास, सामाजिक, नैतिक, मानसिक, संवेगात्मक, ठीक है। अगला देखते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो बुद्धि के बारे में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन
ये कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। दूसरा है कि बुद्धि एक अनुमानसिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती है। तीसरा है बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। चौथा ऑप्शन है बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए, सबसे पहले इसमें निगेटिव जो सेंस देता है उसको पहले कट करते हैं। बुद्धि अनुभव के परिणाम, केवल अनुभव का परिणाम नहीं है बुद्धि। बुद्धि अनुवांशिक, केवल मतलब आइंस्टीन का लड़का है तो वही केवल वही बुद्धिमान होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनुवांशिक कहाँ, उसको भी मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। अनुवांशिक भी नहीं है बुद्धि। बुद्धि ये देखिए अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है, बिल्कुल नहीं। अभिसारी और अपसारी दोनों है, तो ये भी नहीं होगा। बचता है यही बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। ठीक है, तो बुद्धि जो है बहुआयामी है, कहीं भी दिए दे तो बहुआयामी जो है ऑप्शन बुद्धि से रिलेटेड जरूर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाना चाहिए? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, दूसरा ऑप्शन है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, तीसरा ऑप्शन है खाली स्लेटों के रूप में, चौथा ऑप्शन है छोटे वयस्क के रूप में। देखिए, इसमें से निगेटिव छांट लेते हैं आराम से हम लोग, निगेटिव देख लेते हैं क्या क्या है निगेटिव। तो देखिए, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, बिल्कुल निष्क्रिय नहीं हो, ये निष्क्रिय हम नहीं मानेंगे, ये तो निगेटिव सेंस दे रहा है। दूसरा देखते हैं, ये तो सक्रिय, ये तो पॉजिटिव है, ये हो सकता है पॉजिटिव दे रहा है। सक्रिय अन्वेषक, ये बिल्कुल सही है। अन्वेषक ये एक्सप्लोरर जहाँ दे दे एकदम समझिए कि वो ज़्यादा चांस उसका बन जाता है सही होने का, तो ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है। खाली स्लेटों के रूप में, बिल्कुल नहीं, खाली स्लेटों के रूप में और छोटे वयस्कों के रूप में भी नहीं देखेंगे। उस सबसे बेहतर ऑप्शन जो है बी है। ठीक है, कि वो सक्रिय अन्वेषक होते हैं। सक्रिय रूप से प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को कहा जाता है कि वो सक्रिय रूप से चीज़ों को सीखते हैं, करके